अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे लेक्चर का मौजू T4 है। T4 में डियर स्टूडेंट्स वही सिलेबस होगा जो हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल शामिल है। हिस्सा नसर में जैसा कि आपको मालूम है कि हमने तफसीली तौर पे मकतूबात इकबाल के 2 खतूत पढ़े थे। पहला ख़त इकबाल का मौलाना ग्रामी के नाम और दूसरा ख़त इकबाल का अकबर इलाहाबादी के नाम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि हमारा उर्दू का पेपर 100 नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कसीरुल इंतखाबी सवालात जो 20 नंबर का होता है और 20 ही नंबर के साथ साथ 20 ही मिनट उसका वक्त होता है। हमारा दूसरा हिस्सा इंशाई तर्ज है जिसका वक्त 2 घंटे 40 मिनट होता है और उसके कुल नंबर 80 होते हैं। इस तरह दोनों के नंबर मिला के 20 और 80 100 नंबर, 20 मिनट और 2 घंटे 40 मिनट को मिला के 3 घंटे हमारा टाइम बोर्ड के मुताबिक बनता है। लेकिन चूँकि अभी हम सारे असबाक नज़्में और गज़लें नहीं पढ़ चुके, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ज़ेर बहस ला रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तो गोया स्टूडेंट्स, हिस्सा नसर का एक सबक 30 नंबर पर मुश्तमिल होता है। 3 सवाल बनते हैं हर सबक से। नंबर 1 कसीरुल इंतखाबी सवालात जो 5 नंबर के हैं। उसके बाद साको सिबाक के हवाले से इक्तबास की तशरीह जिसके 15 नंबर हैं। 15 नंबर की तकसीम कुछ यूँ है: 1 नंबर सबक के नाम का, 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का, 3 नंबर साको सिबाक के और 10 नंबर इक्तबास की तशरीह के। तीसरा सवाल डियर स्टूडेंट्स, सबक का खुलासा। इसके कुल नंबर 10 हैं। 9 नंबर खुलासे के हैं और 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का है। याद रखिए, बोर्ड के पेपर में साको सिबाक वाला सवाल जो 15 नंबर का है, 2 इक्तबासात दिए जाते हैं जिसमें से 1 करना होता है और 2 ही खुलासे दिए जाते हैं जिसमें से 1 खुलासा करना होता है। इसी तरह हिस्सा जो नज़म है उसमें नज़म की तशरीह के 10 नंबर हैं, नज़म के खुलासे के 5 नंबर हैं, 15 नंबर हुए। और हिस्सा गज़ल जो 10 नंबर पर मुश्तमिल है। किसी भी गज़ल से 3 अशार की तशरीह के 9 नंबर, गोया हर शेर की तशरीह के 3 नंबर हैं। 3 जमा 3 जमा 3 और 1 नंबर शायर के नाम का 10 नंबर। तो गोया हमारी जो किताब है हिस्सा नसर, नज़म और गज़ल कुल 55 नंबर रखती है, लेकिन पेपर मुकम्मल तौर पे 100 नंबर्स का आता है। डियर स्टूडेंट्स, हिस्सा नसर ऑनलाइन क्लासेस में हम मकतूबात इकबाल पढ़ चुके हैं। आपने इस सबक को 3 सवालात के लिए तैयार करना है, यानी 5 नंबर MCQs के आपने तैयार करने हैं। साको सिबाक के हवाले से इक्तबास की तशरीह को मद्देनज़र रखते हुए आप 15 नंबर का सवाल तैयार करेंगे और तीसरा सवाल जो हिस्सा नसर से बनता है वो सबक का खुलासा आप तैयार करेंगे।
नंबर 1 कसीर इंतखाबी सवालात में क्या पूछा जा सकता है? ये भी पूछा जा सकता है कि इकबाल का पहला ख़त किसके नाम था। ये भी पूछा जा सकता है कि इकबाल को दिल्ली से दवा किस हकीम ने भेजी थी। ये भी पूछा जा सकता है कि किस शहर से एक हकीम साहब खुद ब खुद तशरीफ़ ले आए। ये भी पूछा जा सकता है कि पहले ख़त में इकबाल किस मर्ज़े में मुब्तला थे। ये भी MCQs यानी कसीर इंतखाबी सवाल आ सकता है कि किस शहर से एक अरब ने ख़त लिखा। ये भी आ सकता है एक अरब ने किस शहर से ख़त लिखा। और ये भी बन सकता है कि इकबाल की कौन सी किताब का तर्जुमा एक अरब का रहने वाला करवाना चाहता था। तो गोया स्टूडेंट्स, इस पहले ख़त में बहुत ज़्यादा कसीर इंतखाबी सवालात बनते हैं, इसलिए आपको हर जो सत्र है वो ध्यान से पढ़ना होगी। और इसी तरह इकबाल का जो दूसरा ख़त है वो अकबर इलाहाबादी के नाम है। ये भी MCQs यानी कसीर इंतखाबी सवाल पूछा जा सकता है कि इकबाल का दूसरा ख़त किसके नाम है और इकबाल के इस ख़त में जो दांत में दर्द बता रहा है इकबाल, वो किस चीज़ के इस्तेमाल की वजह से हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है कि इकबाल ने किस अंग्रेज़ी रिसाले में डॉक्टर अब्दुर्रहमान का एक रिव्यू पढ़ा। ये भी पूछा जा सकता है कि इकबाल ने अकबर इलाहाबादी का अशार किस रिसाले में पढ़े। ये भी पूछा जा सकता है कि इकबाल की कौन सी दो मशहूर ज़माना नज़मों का नाम दूसरे ख़त में आया है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस शहर का रहने वाला नौजवान अकबर इलाहाबादी का गायबाना मुरीद था। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन शख्स दिबाचा लिखेगा। ये भी पूछा जा सकता है किस शहर से इकबाल को बुलावा आया था। गोया स्टूडेंट्स, इन दोनों खतूत में मुख्तलिफ कसीर इंतखाबी सवालात बनते हैं जो आप बड़े ही ध्यान से तैयार करेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि इकबाल के खतूत किसने मुरतब किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल जो इस हिस्सा नसर से आता है वो आता है हवाला मतन, साको सबाक और तशरी। वो भी आप ध्यान से याद करेंगे कि अगर इस सबक से कोई इक्तबास आता है तो हम सबसे पहले लिखेंगे सबक का नाम मकतूबात इकबाल, उसके बाद लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम अल्लामा इकबाल। नंबर 3 पे हम जो हेडिंग देंगे वो साको सबाक की। जो इक्तबास आपको पेपर में दिया जाएगा उससे पहले वाली जो चीज़ें हैं उसको आप मुख्तसरन 8 से 12 लाइनों में बयान करके आ जाएंगे, ये उसका साको सबाक होगा। उसके बाद आप स्टूडेंट्स तशरीह करेंगे और ये तशरीह आपकी कम से कम 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। और इस तशरीह में आप कुरान आयत का तर्जुमा, हदीस का मफ़हूम, कोई शेर और कोई मकूला भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सबक के ऐन मुताबिक होना चाहिए, मौजू से हटना नहीं चाहिए। इसमें आप पैराग्राफ बनाएंगे और कोई भी इक़्तिबास आपका 8 से 12 लाइनों से कम ना हो। इस तरह आपका जो तशरीह वाला हिस्सा है उसमें आपने हर सूरत में ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने सबक का खुलासा तशरीह में नहीं लिखना, वरना आपको नंबर कम मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हिस्सा नसर के बाद हिस्सा नज़्म में जो T4 है आपका, उसमें हिस्सा नज़्म से इकबाल की नज़्म खिताबात जवान इस्लाम शामिल है। इसमें आप 2 चीज़ें तैयार करेंगे। नंबर 1 नज़्म का खुलासा जो 5 नंबर का होता है, और जो आपका बोर्ड का पेपर है उसमें भी सवाल नंबर 5 नज़्म का खुलासा है, 5 इसके नंबर हैं। खुलासे का स्टूडेंट्स तरीका कार क्या है कि आप अशार को नसर में बदल के आ जाएंगे, मुख्तसरन बयान करेंगे,
کچھ بھی آپ اپنے پاس سے نہیں لکھیں گے، کوئی اضافہ نہیں کریں گے، کسی بات کو آپ دہرائیں گے نہیں۔ آغاز وہیں سے کرنا ہے جہاں سے شاعر کر رہا ہے، اختتام بھی وہی ہوگا، ترتیب بھی آپ نے نہیں بدلنی۔ اور یاد رکھیے گا آغاز میں یہ بھی آپ نہیں لکھیں گے کہ اس نظم میں شاعر کہتا ہے، آغاز ہی سے لکھیں گے کہ اے نوجوان مسلم کیا تو نے کبھی سوچا، اور آخری جو جملہ بنے گا کیا بنے گا کہ کنعہ کے پیر کی آنکھوں کا نور زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا کیا ہے، خلاصہ ہے۔ تشریح میں آپ سب سے پہلے نظم کا نام، پھر شاعر کا نام، اور پھر آپ تشریح کی سرخی یعنی ہیڈنگ دیں گے۔ تشریح میں یاد رکھیں آپ حوالہ جات اشعار لکھیں گے جو درست ہوں گے، غلط نہیں لکھیں گے، اور تشریح میں آپ صرف متعلقہ باتیں لکھیں، غیر متعلقہ باتیں نہیں لکھیں گے، اور کوشش کریں کہ آپ کے ایک شعر کی جو تشریح ہے وہ ایک ورق سے کم نہ ہو۔ زیادہ لکھے بھی سکتے ہیں آپ، لیکن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کی تشریح کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو تیسرا حصہ ہے وہ حصہ غزل پہ مشتمل ہے۔ ہم مومن کی غزل آن لائن کلاسز میں پڑھ چکے تھے۔ مومن کے دوسری جو غزل ہے وہ سمارٹ سلیبس کے مطابق ہمارے سلیبس میں شامل ہے، اس لیے آپ دوسری غزل ہی کو تیار کریں گے جو ہم پڑھ چکے تھے۔ حصہ غزل میں آپ سب سے پہلے شاعر کا نام لکھیں گے جس کا 1 نمبر ہے، اس کے بعد وہ شعر لکھیں گے جس کی آپ تشریح کریں گے۔ غزل کی تشریح میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ مفہوم کی ہیڈنگ نہیں دیں گے، تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، لیکن 2 سے 3 لائنوں میں اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ پھر آپ ایک نیا اقتباس بنائیں گے اور وہاں سے آپ تشریح کا آغاز کریں گے۔ نئے اقتباس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو سطر کا جو تھوڑا سا حصہ 1 سے 2 انچ وہ چھوڑیں گے، پھر آپ اس کا اقتباس بنائیں گے۔ غزل کی تشریح میں بھی اسٹوڈنٹس آپ حوالہ جات اشعار لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو شعر کے متعلقہ ہوں وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کی جو تشریح ہے وہ ایک ورق سے ایک شعر کی کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بورڈ میں دیگر اداروں کے بچے ہوتے ہیں جو زیادہ لکھتے ہیں اور زیادہ کے ساتھ درست بھی لکھتے ہیں، تو آپ ان سے کسی بھی طور پہ پیچھے نہ رہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم حصہ نثر سے مکتوبات اقبال، نظم سے خطاب باجوان اسلام اور غزل سے مومن کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ ان تینوں کو ہم آن لائن کلاسز میں پڑھ چکے ہیں، اور جو ہمارا T4 ہونے والا ہے اس میں آپ ان تینوں چیزوں کو تیار کریں گے، اور ان تینوں میں سے کوئی سوال 25 نمبر کے آپ کو دیے جائیں گے اور آپ ان کو حل کر کے آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس پیپر پیٹرن کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ بھرپور طریقے سے حصہ نثر سے مکتوبات اقبال کو کثیر الانتخابی سوالات کے مطابق، حوالہ متن کے مطابق، سیاق و سباق کے مطابق، تشریح کے مطابق تیار کریں گے، اور آپ اسی طرح حصہ نظم سے خطاب باجوان اسلام کو خلاصے کے طور پر بھی اور اشعار کی تشریح کے طور پر بھی تیار کریں گے، اور حصہ غزل میں آپ مومن خواہ مومن کی جو دوسری غزل ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کریں گے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اسٹوڈنٹس آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ نے لیکچر ہمارے محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنے ہوں گے وہ آپ اپنے پیپر پہ بھی ظاہر کریں گے۔ آپ کا پیپر بتائے گا کہ آپ نے تمام لیکچر توجہ کے ساتھ سنے تھے، اور آپ کا جو پیپر ہے یہ بھی بتائے گا کہ آپ ایک اچھے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اساتذہ کی بات کو توجہ سے نہ صرف سنتے ہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آئندہ کے لیکچر کے لیے اجازت دے دی، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات چیت کے ذریعے ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔